Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will learn about the chapter 6 of Geography of class 10th which is Manufacturing Industries. Okay? तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक जो दिया हुआ है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो निर्माण कार्य होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है वो जो है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी हमारी सोसाइटी का वो सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है वो जो है आर कंसाइडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, उन्हें जो है हमारे विकास का बैकबोन हम उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बैकबोन जो है हम उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कह सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजिंग में जो है मदद करती हैं, यानी कृषि के में जो है नए नए आधुनिक तकनीकों के लाने के लिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो उनका जो है काफ़ी योगदान है, ठीक है। दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि मेनली जो पीपल हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से हमारा तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर पे काफ़ी जो है बढ़ जाता है डिपेंडेंस लोगों का जॉब के लिए, ठीक है। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जो है एग्रीकल्चर पर जो है लोगों के डिपेंडेंस को कम करता है, ठीक है। और कैसे कम करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो है इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो है लोगों को जॉब दिया जाता है जिससे कि प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पर लोगों का डिपेंडेंस जो है वो कम होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी जो है दूर करने में ये हेल्प करता है, मतलब कि बेरोज़गारी और गरीबी को भी दूर करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं उनको भी ये कम करता है। कैसे कम करता है, तो जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं और वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ का जो है उनके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट से जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा जो गुड्स बनते हैं, जो सामान बनते हैं, उनका जो है उनका ट्रांसपोर्ट होता है जिससे कि जो है ट्रेड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इंडिया शुड कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू ए वाइड वेराइटी ऑफ फर्निश गुड्स इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर, ठीक है। मतलब इंडिया को और अधिक डेवलपमेंट के लिए और अधिक प्रोस्पेरिटी के लिए और अधिक धनी बनने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्वयं इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उनको जो है उनको फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में उनको कन्वर्ट करना चाहिए और तब उसको जो है एक्सचेंज करना चाहिए जिससे कि जो इंडिया उसका डेवलपमेंट जो है और फास्टर स्पीड से हो, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ हमारा कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, ठीक है। यानी जो कृषि और कारखाने हैं वो दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब कि जो एग्रीकल्चर होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और फिर इंडस्ट्रीज जो है वो इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि और मतलब कि देखिए सबसे पहले क्या है कि मतलब दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स बनते हैं उनका यूज करके जो है इंडस्ट्रीज़ में फाइनल प्रोडक्ट्स बनाया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो गया कि कैसे जो हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब दूसरा पहलू इसका ये है कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसे इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है, तो इंडस्ट्रीज के द्वारा इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये बनाए जाते हैं जिनका यूज जो है एग्रीकल्चर में होता है। तो ये जो दूसरा पहलू भी हमने देख लिया कि कैसे जो एग्रीकल्चर है हमारा वो जो है इन इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है इरिगेशन पंप्स के लिए और फर्टिलाइजर्स, खाद, कीटनाशक वगैरह के लिए, ठीक है। वी कैन कम्पीट विथ इंटरनेशनल मार्केट्स इफ आवर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर एट पर इन क्वालिटी विथ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम जो इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है हम अपने वस्तुओं से, अपने प्रोडक्ट से जो है कम्पीट कर सकते हैं। कैसे कम्पीट कर सकते हैं, तो हम और भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाकर जो है जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को कम्पीट कर सकें, वैसे जो है हम इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाकर, ठीक है। अब जो है इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज़ का क्या योगदान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आने वाले दशक में जो इंडस्ट्रीज़ का जो डिजायर्ड ग्रोथ है वो लगभग 12% है, ठीक है, आने वाले डिकेड में, ठीक है। यानी आने वाले 10 सालों में इंडस्ट्रीज़ में 12% तक जो है ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। जो NMCC है यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, ये हमें फुल फॉर्म्स याद करना होगा
क्योंकि इससे MCQ क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है यानी NMCC has been set up with this objective. Government policy interventions and renewed efforts by the industries for providing will help manufacturing achieve its desired growth rate, ठीक है। यानी NMCC के द्वारा भी जो है ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं उनके द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज भी लाई गई हैं और ऐसे नए नए एफर्ट्स भी इंडस्ट्रीज पर लगाए गए हैं जिसकी वजह से कि प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो और जो ये हमारा जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है 12% का उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज का जो है सबसे सूटेबल उनके लिए कौन सा लोकेशन होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो हर जगह हम इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ निश्चित स्थान होते हैं वहीं पर जो है इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। और वो निश्चित स्थान कौन से होते हैं, तो ऐसे स्थान, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कि फेवरेबल कंडीशंस हो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर उनको अच्छे से रॉ मटेरियल मिले, ये सब मतलब, और जो जितने भी कंडीशंस होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जितने भी फेवरेबल कंडीशंस है वो जहाँ पर इजीली मिल सकता है वहीं पर जो है इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन होता है वो मेनली किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे यहाँ पर कि वहाँ पर रॉ मटेरियल प्रेजेंट हो, ठीक है। एनर्जी का भी सोर्स अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो, और वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, ठीक है, यानी मनी भी अवेलेबल हो। और ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज होने चाहिए जहाँ पर अगर जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए जाएँ तो उनको खरीदने वाले खरीदार भी हो, ठीक है। तो इसलिए मार्केट का भी होना जरूरी है उस इंडस्ट्रीज के पास में, ठीक है। स्किल्ड लेबरर्स और वर्कर्स, ऐसे स्थान पर हमें इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पर हमें कुशल जो लेबरर्स होते हैं जो और कारीगर होते हैं वो हमें आसानी से मिल सके, ठीक है। बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधा हो और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी सुविधा हो, ठीक है। तो ये मेनली जो है फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर जो इंडस्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए और कहाँ पर नहीं, ठीक है। मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एट अर्बन सेंटर्स टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस, दीज आर नॉन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आकर जो है अर्बन सेंटर्स को जो है इसका एडवांटेज जो है मेक करते हैं, जैसे इनको जो है हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं उनका भी जो है क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, तो इनके टाइप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किन किन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, तो सबसे पहला जो हमारा एग्रो बेस्ड और दूसरा जो हमारा मिनरल बेस्ड, ठीक है। तो एग्रो मतलब अगर हम एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर से लिया गया शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो वैसे इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से मिलता है, जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, ये सब, शुगर, टी, एडिबल ऑयल, इन सब के जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये जो है मेनली कृषि पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इन्हें एग्रो बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरे रॉ मटेरियल पर बेस्ड जो दूसरे हमारे टाइप है वो है मिनरल बेस्ड, ठीक है। तो वैसे इंडस्ट्रीज जो कि वेयर मिनरल्स आर यूज एज रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स के रूप में मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, खनिज पदार्थों को यूज़ किया जाता है, उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, इन सब के जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये मेनली जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, उनके मेन रोल के बेसिस पर जो है, इस बेसिस पर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी दो क्लासिफिकेशन है, पहला जो हमारा बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरा जो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, तो वे इंडस्ट्रीज जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें उनको हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट डेवलपमेंट में जो है इनका कंट्रीब्यूशन होता है, इनका योगदान होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन और स्टील हो गया, कॉपर और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। मतलब कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होगी हमारी, ये जो है आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करेंगे और फिर इन आयरन और स्टील से मशीन बनाकर दूसरे इंडस्ट्रीज को चलाया जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरे इंडस्ट्रीज इन पर जो है डिपेंडेंट होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज पर रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। और जो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है वो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वैसे इंडस्ट्रीज जो गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर के लिए करती हैं, लोगों के लिए करती हैं, उनको हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जो इन इंडस्ट्रीज के जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं यानी इनके द्वारा जो गुड्स बनाए जाते हैं वो डायरेक्टली मार्केट में चले जाते हैं कंज्यूमर को खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, सोप, ब्रेड, पेपर, इन सब की जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये जो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है। इस आधार पर मेनली दो क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है, पहला हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री जहाँ पर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो
इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का वो लेस देन ₹1 करोड़, जहाँ पर जो 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट किया जाए उनको जो है हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैट, फर्नीचर, टॉय, ब्रेड, टूल्स एट्सेट्रा, ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए जो है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा होता है वो 1 करोड़ से कम लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से अधिक होता है उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन एंड स्टील हो गया हमारा, पेट्रोकेमिकल्स और कॉटन टेक्सटाइल्स आदि, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। अब ये चौथा जो है हमारा ऑनरशिप के आधार पर क्लासिफिकेशन जो होता है, तो इस ऑनरशिप के आधार पर यानी उस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, इस आधार पर भी जो है इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर और चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। तो ऑनरशिप के आधार पर 4 क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है इंडस्ट्रीज के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो सबसे पहला पब्लिक सेक्टर हम पढ़ते हैं, तो ये जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, ये इंडस्ट्रीज जो है ये इनके मालिक जो है मेनली गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा इनका संचालन होता है, ठीक है। और उनका मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जैसे कि भेल हो गया हमारा, BHEL और SAIL और IISCO, ठीक है। तो ये मेनली पब्लिक सेक्टर के जो है पब्लिक सेक्टर में आने वाले इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आने वाले इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, तो वैसे इंडस्ट्री जिनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन और सब जो उनको आउन जो है किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा अगर कोई इंडस्ट्री का मेंटेनेंस किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, यानी किसी इंडस्ट्रीज का संचालन किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो उसे जो हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है हमारे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, ये सब, ठीक है। अब ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों के साझे से, मतलब दोनों का कॉमन शेयरिंग हो, इनके द्वारा जो इंडस्ट्री चलाए जाते हैं उनको जो है हम ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑयल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं, तो दीज इंडस्ट्रीज आर आउंड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वैसे इंडस्ट्रीज जिनका मेंटेनेंस जो है वो रॉ मटेरियल्स जो सप्लाई करता है इंडस्ट्री के लिए उसके द्वारा, और इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके द्वारा जो इंडस्ट्री चलाए जाते हैं उनको जो हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्रीज और केरला की जो है कॉयल इंडस्ट्रीज जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब फिनिश्ड गुड क्या आउटपुट है इंडस्ट्रीज का, क्या प्रोडक्शन कर रहा है इंडस्ट्री, इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। पहला हमारा हैवी इंडस्ट्रीज और दूसरा लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो वैसे इंडस्ट्रीज जो कि हैवी और बल्की यानी ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल्स को यूज़ करें और हैवी गुड्स का प्रोड्यूस करें लार्ज क्वांटिटी में, उनको हम हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन और स्टील या कॉपर स्मेल्टिंग के जो इंडस्ट्रीज हो गई, ये हैवी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइट इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, लाइट यानी मेनली हल्का यहाँ पर, ठीक है। लाइट का मतलब प्रकाश यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लाइट इंडस्ट्रीज तो वैसे इंडस्ट्रीज जो कि हल्के और कम मात्रा में रॉ मटेरियल्स का यूज़ करें, उनके द्वारा हल्के गुड्स का जो है प्रोडक्शन किया जाए, उन्हें हम लाइट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, टॉयज, टूल्स और अटेंसिल्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज, ये मेनली जो है लाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम मेनली पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और भारत का सबसे पुराना इंडस्ट्री है, ठीक है। सबसे पहला जो कॉटन मिल जो है वो 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये MCQ में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि सबसे पहला कॉटन मिल कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1854 ईस्वी में मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहला कॉटन मिल, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। वर्तमान में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। लगभग 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है आज हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, ठीक है। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है, ठीक है। जो और इम्पोर्टेंट सेंटर्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, वो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट आदि स्थानों पर जो है प्रेजेंट है, ठीक है। जो दूसरे और सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो है आगरा, कानपुर, हुगली, चेन्नई और मदुरई, ठीक है। हुगली यानी कोलकाता के पास जो हुगली रिवर है उसके पास, ठीक है। जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो है मेनली 3 मेथड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। पहला हमारा हैंडलूम, दूसरा है पावरलूम और तीसरा जो है मिल्स के द्वारा, ठीक है। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इनमें कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग और पैकेजिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ठीक है। और ये सब जो है अलग अलग लोगों को जो है
उनकी उनकी जो उनमें जो मतलब उनके में जो क्वालिटी होती है, उनमें जो गुण होता है, उसके आधार पर उनको जो है एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न एंड रेडीमेड गारमेंट्स टू यूएसए। अब इंडिया के द्वारा जो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चूँकि अब इंडिया में लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो इसलिए इंडिया जो है इसके द्वारा प्रोड्यूस गुड्स का एक्सपोर्ट भी करता है। जैसे कि यार्न और रेडीमेड गारमेंट्स का जो है कहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, तो यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका आदि कंट्रीज़ में जो है इंडिया के द्वारा यार्न और रेडीमेड गारमेंट्स का जो है एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। प्रेजेंट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रही हैं, जैसे कि स्कैर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। अच्छी क्वालिटी के कॉटन की अब खेती नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो है इसकी अब गुड क्वालिटी के कॉटन की कमी हो रही है। ठीक है। जैसे कि जो मेन कॉटन ग्रोइंग जो एरिया थे, मतलब जहाँ पर ऐसे खेत जो यहाँ पर कि कॉटन ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता था, वो जब डिवीज़न हुआ इंडिया पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का तो जो ज़्यादातर गुड क्वालिटी के कॉटन ग्रोथ कराने वाले जो फील्ड्स थे वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। तो इसलिए इंडिया में जो है अब गुड क्वालिटी कॉटन की स्कैर्सिटी होती है। ठीक है। और ओल्ड मशीनरी सिस्टम आज भी प्रेजेंट है इंडिया में। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड अच्छी से जो है पावर सप्लाई भी नहीं हो पाती है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो अच्छे जो लेबर हैं, जो मतलब जो मजदूर हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी अब कम हो गई है। और टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि अब बहुत बढ़िया क्वालिटी के सिंथेटिक फाइबर्स आज मार्केट में आ चुके हैं, तो लोग उनको जो है सस्ते दाम में उनको लेना प्रीफर करते हैं। तो इसकी वजह से उनके मतलब प्रोडक्शन के बाद जो उनका मार्केट में भी जो ठहरना जो है कॉटन प्रोडक्ट्स का जो है अब टफ हो चुका है। ठीक है। अब जो है मेनली अब जूट टेक्सटाइल के बारे में पढ़ते हैं, जूट टेक्सटाइल के बारे में और क्या प्रॉब्लम्स इसे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कच्चे जूट का और जूट के बनने वाले गुड्स का। ठीक है। भारत में लगभग जो है 70 जूट के मिल्स प्रेजेंट है। ठीक है। जो सबसे पहला जूट मिल है वो कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर 1859 ईस्वी में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। मतलब सबसे पहला कॉटन मिल हमारा 1854 में इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके 5 साल बाद जो है कोलकाता में सबसे पहला जूट मिल हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। जो अधिकतर जो जूट मिल्स हैं वो कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं, तो वो हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास जो है फेवरेबल कंडीशंस की अवेलेबिलिटी के कारण वहीं पर जो है ज़्यादातर जो जूट मिल्स है वो इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है। जूट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जूट का प्रयोग रस्सियाँ बनाने में, बैग्स, कारपेट्स ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। बिहार, यूपी, असम और त्रिपुरा में भी जूट मिल्स जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है। जूट इंडस्ट्री जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं उसको जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम है मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, यानी जब वही डिवीज़न हुआ, जब अलग अलग कंट्रीज का जब बंटवारा हुआ, तो जो अधिकतर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो बांग्लादेश में चले गए। ठीक है। और जूट के प्रोडक्शन के लिए, जूट की खेती के लिए हाई कोस्ट का जो है ज़रूरी होता है, जो कि उसको उतना जो है उसे दे नहीं पाया जाता है जूट को। ठीक है। डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट में जूट की डिमांड भी, जूट के प्रोडक्ट जो है उनकी डिमांड भी अब कम हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज से भी जो है जो सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक फाइबर्स बनाकर बेचते हैं, उनसे जो है टफ कंपटीशन जो है इसका होता है जूट फाइबर्स का, और लोग जो है उन सिंथेटिक फाइबर्स को खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है। तो इनके फॉर्मेशन के बाद भी जो है ये मार्केट में अच्छी तरह से चल नहीं पाता, इसलिए ये भी जो है मेन प्रॉब्लम है जूट इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है। अब जूट इंडस्ट्रीज जो है वो मेनली हुगली रिवर के पास क्यों इस्टेब्लिश्ड हैं, इसका रीज़न हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो लगभग 69 जो जूट मिल्स हैं वो 2 किलोमीटर के एरिया में इस्टेब्लिश्ड है हुगली रिवर के पास। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हुगली रिवर के पास जो है फेवरेबल कंडीशंस जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए, जूट इंडस्ट्रीज़ के मेनली रिक्वायर होती हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल जहाँ पर हुगली रिवर है, वेस्ट बंगाल में राज जूट जो है वो ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है। क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है। और कोल भी जो है ईजिली मिल जाता है, और एनर्जी का जो मेनली एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कोल के द्वारा फुलफिल होता है। और चूँकि हुगली रिवर के पास जो रानीगंज कोल फील्ड्स हैं, जो रानीगंज में कोयला की खदानें हैं, उनसे जो है कोल मिल जाता है, और उससे जो है एनर्जी का सप्लाई होता है इन इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है। और हुगली रिवर से जो है, अब चूँकि ये रिवर है तो इससे ये वाटर भी जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग जूट के लिए और अदर पर्पज़ के लिए भी इंडस्ट्रीज में। ठीक है। और वहाँ पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जो कि जूट की खेती के लिए अच्छा होता है। ठीक है। और कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, तो इसकी वजह से कैपिटल और मार्केट भी जो है ईजिली अवेलेबल हो जाता है इसके द्वारा प्रोड्यूस गुड्स को।
और हुगली रिवर के द्वारा जो है सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट भी जो है अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके प्रोडक्ट्स का और रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। अब जो हम हमने कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया और जूट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो चीनी के कारखाने होते हैं, ठीक है। तो पहले जो है अर्लियर यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। पहले जो है यूपी और बिहार जो है सबसे मेन प्रोड्यूसर थे गन्ने की खेती के लिए, सबसे वो जो है विख्यात थे यूपी और बिहार, ठीक है। इसीलिए जो अधिकतर जो शुगर मिल्स थी वो मेनली इन्हीं 2 स्टेट्स में इस्टेब्लिश थी, ठीक है। लेकिन अब जो शुगर मिल्स हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है शुगर केन का वो साउथर्न इंडिया में जो है ज़्यादा है, ठीक है। और ब्लैक सॉइल जो है जो कि साउथर्न इंडिया में प्रेजेंट है वो सूटेबल है शुगर केन की खेती के लिए, ठीक है। अब जो अलग अलग शुगर केन होते हैं उनकी क्वालिटी भी जो है अलग अलग होती है। कुछ शुगर केन में जो सुक्रोज होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है जबकि कुछ में कम होता है, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर केन प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर जो है वहाँ के शुगर केन में सुक्रोज का मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के शुगर केन होंगे उनके द्वारा जो शुगर प्रोड्यूस होता है वो जो है उनसे जो है ज़्यादा मात्रा में शुगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें सुक्रोज ज़्यादा होता है। और साउथर्न स्टेट्स में जो मिल्स और मशीन्स हैं वो भी जो है वो नए हैं, ठीक है। न्यू और मॉडर्न मशीन जो है उनके द्वारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है साउथर्न स्टेट्स में, ठीक है। क्रूसिंग सीजन फॉर शुगर कैन इज़ लॉन्गर इन साउथर्न स्टेट्स, यानी शुगर कैन के लिए जो सीजन्स जो उनके लिए फेवरेबल होते हैं वो साउथर्न स्टेट्स में जो है ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर फेवरेबल होते हैं, ठीक है। जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो सक्सेसफुली रन कर रही हैं साउथर्न स्टेट्स में, ठीक है। अब हम जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा जिनमें हमने कॉटन, जूट और शुगर मेनली 3 के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो है सबसे पहला हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, इनके बारे में पढ़ेंगे और क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इन्हें हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आदि ये सब जो है प्रोवाइड करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इन्हें जो हम हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि इनके द्वारा हैवी रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि आयरन और कोल, लाइमस्टोन, और ये जो है आर बल्की नेचर, ठीक है। ये सब जो है इन्हें ज़्यादा मात्रा में जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसे हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। आयरन और मिक्सड विथ लाइमस्टोन इज स्मेल्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग कुकिंग और कोल टू प्रोड्यूस पिग आयरन, ठीक है। यानी आयरन ओर को जो है लाइमस्टोन यानी चूने के साथ मिलाकर उसको स्मेल्ट करवाया जाता है, उसका प्रज्वलन करवाया जाता है फर्नेसेस में, ठीक है, कुकिंग कोल का यूज़ करके, ठीक है। पिग आयरन यानी आयरन की क्वालिटी एक इसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जो आयरन और लाइमस्टोन और कुकिंग कोल का रेशियो होता है वो 4:2:1 होता है। और जो पिग आयरन होता है हमारा इसमें जो है मैग्नीज, क्रोमियम और निकल को मिक्स करके जो है और आयरन से भी स्ट्रॉन्ग एक जो है स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स हैं वो छोटा नागपुर रीजन में हैं, इस्टेब्लिश हैं क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट है। और जो दूसरे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं वो जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और बनपुर में जो है इस्टेब्लिश है, ठीक है। इंडिया के द्वारा जो है लगभग 33 मिलियन टन स्टील जो है एवरी ईयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो कंजप्शन है स्टील का वो बहुत ही कम है, वो है 32 kg बस, ठीक है। तो इट इज़ लो बिकॉज इंडिया इज़ लो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये कम हमारा जो स्टील का जो कंजप्शन है वो इसलिए कम है क्योंकि इंडिया जो एक लो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी जो है एक पिछड़ा हुआ कंट्री है, जिस वजह से स्टील का कम जो है उनका कंजप्शन बहुत कम है, ठीक है। टुडे इन स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। आज भारत में जो स्टील इंडस्ट्री जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स? तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कुकिंग कोल का लिमिटेड अवेलेबिलिटी होना, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, और एनर्जी का इरेगुलर सप्लाई, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं इंडिया में, और जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारी इंडिया में जो है स्टील इंडस्ट्रीज जो है मेनली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज फेस कर रही है, ठीक है। अब हम एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है भारत का, ठीक है। और इसके द्वारा भी जो रॉ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, और इसके द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट ओर है एल्युमिनियम का, ठीक है। ये जो है एक बॉक्साइट क्या होता है? इट इज़ लाइट, कोरोजिव रेजिस्टेंस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज मैलिएबल। जो एल्युमिनियम होता है वो हल्का और कोरोजन रेजिस्टेंस यानी स्वयं को संक्षारण से बचाने वाला
और एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और मेलिएबल भी होता है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में और अटेंसिल वायर्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। जो मेजर सोर्सेज हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है लोकेटेड है, ठीक है। अब हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, रासायनिक कारखानों के बारे में, ठीक है। तो इनका जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इनका हमारे एनुअल जीडीपी में 3% का योगदान है, ठीक है। साइज़ के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है एशिया का, और जो है और विश्व का 12वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रैपिडली ग्रोइंग। जो इसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स हैं इस इंडस्ट्रीज के वो बहुत ही तेज़ी से उनमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिकल्स है उनमें पेट्रोकेमिकल्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, और जबकि जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्केलीज, सोडा एस, कास्टिक सोडा, ये सब बनाने वाले इंडस्ट्रीज उसमें जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जो है हमारा लास्ट नहीं, अब जो इसके नेक्स्ट जो है हमारा वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी खाद वगैरह बनाने वाले कारखाने, ठीक है। तो इंडिया जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं जो इस सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा मेनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का और अमोनियम फोस्फेट का और भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास के, ठीक है। जो पोटाश जो होता है, पोटाश इज इंटायरली इम्पोर्टेड बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली विएबल पोटाश और पोटेशियम कंपाउंड्स, यानी जो पोटाश है वो और बाहरी जो कंट्रीज हैं उनसे जो है इंपोर्ट होता है इंडिया में पोटाश का, क्योंकि इंडिया में पोटाश जो है वो बहुत ही कम जगह अवेलेबल है और जो है ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है पोटाश को, ठीक है। अब सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, सीमेंट बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें भी जो है हैवी रॉ मटेरियल्स, हैवी यानी बल्कि रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि लाइम स्टोन, सिल्का, एल्मुना और जिप्सम, ये सब जो है बल्कि रॉ मटेरियल्स, हैवी रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, ठीक है। जो अधिकतर बहुत सारे सीमेंट प्लांट जो है वो गुजरात में इस्टेब्लिश्ड हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोर्ट्स, क्योंकि ये जो है ये समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। भारत में 128 बड़े और 323 छोटे सीमेंट प्लांट्स लोकेटेड हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज़ फाउंड द इंडियन सीमेंट ए रेडली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, ठीक है। चूँकि जो इंडिया के द्वारा जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है चूँकि वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का होता है, ठीक है, तो इसलिए ये मार्केट में इजीली जो है इसे सोल्ड हो जाता है। कहाँ के मार्केट में, तो ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, यहाँ सब के मार्केट में जो इजीली सोल्ड हो जाता है, क्योंकि इम्प्रूव्ड क्वालिटी का सीमेंट इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो सीमेंट इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये इतने मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो इतनी अच्छी भारत में चल रही हैं कि इनका जो प्रोडक्शन इस हद तक अच्छा हो रहा है कि इनका एक्सपोर्ट भी जो है इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को करता है, ठीक है। अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिबरलाइजेशन के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज थे वो जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुआ, ठीक है। प्रेजेंट में मेनली जो है 15 कार के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है और ऑफ कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, यानी कार और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स 15 मैन्युफैक्चरर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के 9 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और 2 और 3 व्हीलर्स के जो है 14 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में अवेलेबल हैं प्रेजेंट में, ठीक है। जो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, सानंद, पंतनगर, ये सब जो है ये मेजर सेंटर्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। अब जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु को हम इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर जो है ये दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। जो लगभग जो है 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, ठीक है। और एंड दे प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, और जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं उनको हाई डाटा कम्युनिकेशन और सिंगल विंडो सर्विस जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये जो है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2005 तक जो है लगभग 1 मिलियन लोग जो हैं वो आईटी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हो गए थे, यानी आईटी इंडस्ट्री के द्वारा उनको रोजगार दे दिया गया था, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्सिंग, बीपीओ के फास्ट ग्रोथ के कारण जो है ये सेक्टर जो है ये मेजर अर्नर हो गया फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन जो है मेनली जो है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के एमिशन के कारण एयर पॉल्यूशन मेनली जो है इंडस्ट्री के द्वारा काज होता है, ठीक है। जो इंडस्ट्री में जो चिमनी होती है इनके द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। CFC का भी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी यूज भी जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, तो CFC जो है वो रिलीज होता है, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन का जो है मेन फैक्टर है, ठीक है। और ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करता है, जो कि मतलब जो कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको जो है ओजोन लेयर फिल्टर करता है, तो उनका जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन CFC के द्वारा हो रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक है लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। लिविंग मेनली हमारे स्किन के लिए, ठीक है। डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, जो इंडस्ट्री के द्वारा जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको जो है वाटर बॉडीज़ में जो है मेनली डंप करवा दिया जाता है, वाटर बॉडीज़ में उनको रिलीज करवा दिया जाता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो कि पेपर, पल्प या केमिकल, लेदर यानी चमड़े और एसिड डाई फर्टिलाइजर्स ये सब जो जनरेट करते हैं, इन सब के जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये इनसे जो है बहुत सारा जहरीला वेस्ट पदार्थ जो है जहरीला वेस्ट सब्सटेंसेज जो है प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वाटर में रिलीज करवा दिए जाते हैं, जिससे कि एक्वाटिक लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। मेन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। इनके इंडस्ट्रीज के द्वारा हाई इंटेंसिटी का जो है साउंड जनरेट होता है मशीनों के चलने से, ठीक है। सीरेंस, ड्रिलिंग, फैंस एक्सेट्रा इन सब के इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है हाई इंटेंसिटी का साउंड जनरेट होता है, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन भी जो है बढ़ता है, ठीक है। इसकी वजह से लोगों में इरिटेशन और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने की क्षमता का खो बैठना, ठीक है, हार्ट अटैक ये सब जैसी बीमारियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक है। और उनके मतलब इस इंडस्ट्रीज के जो आसपास जो रेजिडेंट्स हैं उनके आसपास जो रहने वाले घर हैं उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनमें मेनली जो है ये इरिटेशन और हियरिंग इम्पेयरमेंट और हार्ट अटैक के खतरे जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो माइनिंग एक्टिविटी होती है रा मटेरियल्स के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए वो इससे भी जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग ये सब जो है इन सब माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण इन सबको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब मेजरमेंट मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। जो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को जो है उनको एक सुटेबल लोकेशन पर उनको लोकेट करना चाहिए, ठीक है। और केयरफुल प्लानिंग के द्वारा उनको जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे कम जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स लोगों पर पड़े, ठीक है। और स्मोक का जो क्वांटिटी है, जो धुएं की क्वांटिटी है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है जब हम कोल की जगह पे जो है ऑयल का यूज़ करें तो, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं उनको हम यूज़ करके फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो अब फोर्थ जो है हमारा पॉइंट है वो है मॉडर्न इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड विच कंट्रोल्स फिल्टर्स एंड सेपरेट हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स यानी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि जनरेट होते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकते हैं, उनको फिल्टर किया जा सके, प्यूरिफाई किया जा सकते हैं और हार्मफुल मटेरियल्स को अलग किया जा सके, ठीक है। जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा उनको प्रॉपरली जो है उनको डिस्चार्ज करना चाहिए रिवर में, ठीक है। और जो लैंड फिलिंग मेथड है इसको भी यूज़ करके जो है जो वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज के द्वारा उनको जो है लैंड फिलिंग मेथड के द्वारा उनको जो है उनमें जो है मतलब लैंड फिलिंग मेथड यानी गड्ढा करके उसमें जो है उन्हें डालना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। और जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है यानी ऐसी इंडस्ट्री जिनसे पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में होता है उनको जो है उनको टाउन और सिटीज़ से यानी जहाँ पर लोग रहते हैं उससे दूर जो है उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। बहुत ही इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये बहुत एक जो है अच्छा चैप्टर है ज्योग्राफी का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।